सियाचिन में भारतीय फौज क्या क्या करती है, कैसे तैनाती होती है और उसकी क्या डिटेल्स हैं, हमने बहुत करीब से जाना, बहुत करीब से देखा। लेकिन उसकी बहुत सारी डिटेल्स आज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तमाम जानकारियां टेलीविज़न पर दिखाना शायद सही नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी आपको नहीं दिखा रहे हैं, जो लोकेशंस बहुत संवेदनशील हैं, जो ऐसी लोकेशंस हैं जिनको टेलीविज़न पर दिखाने से भारतीय सेना को और देश को नुकसान हो सकता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतनी दुर्गम जगह पर इतने सारे फौजियों को इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर सरकार को कितना पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ता है? कभी आपने सोचा है कितना पैसा यहाँ पर खर्च होता होगा? तो वो आंकड़ा ज़रूर आज हम आपको बता देते हैं। सियाचिन की रक्षा पर हर रोज़ औसतन 6.8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, लगभग 7 करोड़ रुपए हर रोज़ का खर्चा है यहाँ पर इस सियाचिन बेस कैंप को चलाने का और यहाँ पर सैनिकों को तैनात करने का। सियाचिन में जब एक रोटी आती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, ये भी आपको आज बताना ज़रूरी है। एक रोटी जिसकी कीमत करीब 2 रुपये होती है, जब वो रोटी सियाचिन तक पहुंचती है इन सैनिकों के लिए, उसकी कीमत 200 रुपये हो चुकी होती है। जी न्यूज़ के संवाददाता और मेरे सहयोगी के मिश्रा ने सियाचिन की आखिरी चौकी पर तैनात जवानों के लिए जो राशन आता है, रसद आता है, उस रसद के साथ, उस राशन के साथ चंडीगढ़ से यहाँ तक एक यात्रा की है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब वो राशन, वो कपड़े या वो तमाम सामान चंडीगढ़ जैसे बेस कैंप से यानी एयरफोर्स स्टेशन से चलते हैं, वहाँ से वहाँ उनकी कीमत क्या होती है और वो यहाँ आते आते कितने महंगे हो जाते हैं। तो हमारा प्लान आज ये है कि हम चंडीगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा ख़त्म होगी सियाचिन की आखिरी पोस्ट पर, और हम आपको ये बताएंगे कि ये तमाम जो सामान आता है यहाँ सैनिकों के लिए वो कैसे आता है। ये पूरी चेन आज हम आपको दिखाएंगे। हर जवान के लिए यहाँ पर एक स्पेशल सूट होता है, क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है। कुछ खास उपकरण होते हैं और ये जो सूट और उपकरण हर जवान को दिए जाते हैं, इसकी कीमत होती है करीब करीब 1 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में यहाँ पर रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे जवानों के लिए यहाँ पर रसद पहुँचाना, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़, जैसा मैं आपको बता रहा था, छोटी से छोटी चीज़ को भी यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। और ये तो हम बेस कैंप में हैं, जब बेस कैंप से ऊपर आप ग्लेशियर में जाएंगे, वहाँ पर शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम आपको लेकर जाएंगे उन ग्लेशियर्स में, हम आपको दिखाएंगे वहाँ का जीवन कैसा है, लेकिन अपने घर में बैठकर आप शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दुकान पर गए, पैसे दिए, खाना लिया, खाना खाया और पेट भर गया। आम आदमी के लिए खाने का स्वाद हासिल करना भले ही कुछ मिनटों की बात हो, लेकिन -50 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर पर देश की रक्षा में तैनात सैनिकों को मनपसंद खाना खाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 20,000 फुट की ऊंचाई तक सैनिकों के लिए खाना और रसद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता। चंडीगढ़ एयरबेस पर आधी रात से ही सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए खाना और रसद सप्लाई करने की तैयारी शुरू हो जाती है। वायुसेना के IL-76 विमान में सैनिकों के लिए ब्रेड, अंडे, सब्जियां और नूडल्स जैसा सामान लादा जा रहा है। इस समय सुबह के 4:30 बजे हैं। चंडीगढ़ एयरबेस पर लद्दाख में जो ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ हवाई मेंटेनेंस हो सकता है, एयर मेंटेनेंस हो सकता है, वहां जाने के लिए सामान, राशन, रोज़मर्रा का भी राशन है, स्पेशल राशन भी है, वो लोड हो चुका है इस IL-76 में। हमारे साथ फ्लाइट गनर स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश राव हैं। फ्लाइट गनर इसलिए क्योंकि पहले एयरक्राफ्ट में एक गन लगा करती थी, लेकिन अब ये एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑपरेटर का काम करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राव, क्या क्या रोज लेके जाते हैं आप? हर दिन वी टेक ब्रेड and sabji for the army people who are staying in the forward area. All ration, whatever has to be supplied to the army, it is being taken from Chandigarh.
चंडीगढ़ से ये रसद पहले लेह तक पहुंचाई जाती है। मौसम मेहरबान रहता है तो सैनिकों के लिए खाने पीने का ये सामान ट्रकों के जरिए सियाचिन बेस कैंप और मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक सड़क के रास्ते पहुंचाया जाता है। वायुसेना को सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि वक्त और कुदरत से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि वायुसेना की तरफ से हुई जरा सी देरी या जरा सी चूक सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में तैनात सैनिकों को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए वायुसेना बेरहम मौसम की परवाह किए बगैर ही 21,000 फीट पर तैनात सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में हमेशा जुटी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और इसी मैदान पर दुनिया से लोहा लेने वाले हमारे सैनिकों के सामने एक नया दुश्मन सामने आकर खड़ा हो गया है और इस दुश्मन का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आज आपको सियाचिन ग्लेशियर से एक नई चीज़ दिखाते हैं। जब भी आप ग्लेशियर्स के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले बर्फ़ आती होगी, यानी स्नो। और जब आप स्नो के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में, आपके दिमाग में सफ़ेद रंग आता होगा, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे एक ग्लेशियर है। यहाँ से हो सकता है दूर से आपको ऐसा लग रहा हो जैसे शायद ये एक कोई कोयले की खान हो या कोई कूड़े का ढेर हो, लेकिन ये असल में एक ग्लेशियर है। और ये जो काला रंग जो आप देख रहे हैं, ये असल में बर्फ़ है, स्नो है, जो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब ये पिघलती गई और इसके ऊपर एक नई लेयर जमती चली गई और धीरे धीरे ये सफ़ेद बर्फ़ जो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब ये बर्फ़ काली पड़ गई है। 3 फरवरी 2016 को हिमस्खलन हो जाने से 19 मद्रास रेजिमेंट के लांस नायक हनुमंतप्पा अपने 9 साथियों के साथ 19,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में दब गए थे। साथियों की जान तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन हिमस्खलन के 6 दिनों के बाद हनुमंतप्पा को -45 डिग्री तापमान में 35 फीट बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला गया था। हालांकि 11 फरवरी 2016 को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में हनुमंतप्पा शहीद हो गए। हनुमंतप्पा ने दुश्मन से लड़ते हुए नहीं बल्कि कुदरत से लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। आप सबको याद होगा 3 फरवरी 2016 को सियाचिन में 20,500 फीट की ऊंचाई पर 19 मद्रास बटालियन के 10 सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे और ये तमाम लोग बर्फ़ के नीचे दब गए थे, जिसमें लांस नायक हनुमंतप्पा भी शामिल थे। पूरे देश को, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इनमें से कोई भी बचा होगा। उसके बाद 6 दिन के बाद एक खबर आई कि लांस नायक हनुमंतप्पा अभी भी जीवित हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। लगभग 6 दिन तक वो 35 फीट बर्फ़ के नीचे दबे रहे। उसके बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लोगों ने उनको निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें ज़िंदा निकाल लिया गया और ये अपने आप में एक चमत्कार था। और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। आपको ये भी याद होगा जब हनुमंतप्पा दिल्ली में आर्मी के अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था, उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के JNU में देश विरोधी नारे लग रहे थे। और तब भी हमने ये कहा था कि हनुमंतप्पा को कैसा लगता होगा जब उन्हें ये नारे वहाँ तक सुनाई देते होंगे। सुनाई देने का मतलब है कि एक ही शहर में हनुमंतप्पा जैसा बहादुर सिपाही, जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर इसी देश के लोगों के लिए अस्पताल में मौत के साथ संघर्ष कर रहा है, और उसी शहर में यानी दिल्ली में थोड़ी दूरी पर JNU में लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। वायुसेना की 114HU यानी हेलीकॉप्टर यूनिट ने लांस नायक हनुमंतप्पा और उनके साथियों की जान बचाने के लिए 300 बार प्रयास किए, यानी 300 सॉर्टीज की। इतनी ऊंचाई पर जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली भारतीय वायुसेना दुनिया की अकेली ऐसी वायुसेना है। लेकिन 6 दिन के बाद ये पता चला था कि लांस नायक हनुमंतप्पा अभी भी जिंदा हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। वो रेस्क्यू ऑपरेशन सर आपने किया था। हाउ डिड यू कैरी आउट? See, if I have to tell about the rescue operation, in fact, we, which includes me, were the first one to find out the avalanche site. We are the first one to take the photographs, to analyze the gravity of situation there, and to tell to the world that not even the tip of the tent is visible,
and it is a massive avalanche. जिस वक्त हम हिमालय की ऊंचाइयों पर अदम्य साहस का परिचय देने वाली भारतीय सेना और वायुसेना की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी वक्त वायुसेना की 114 हेलीकॉप्टर यूनिट एक विदेशी पर्यटक की जान बचाने में जुटी थी। कारगिल के पास पद्म वैली में वायुसेना विदेशी नागरिक की जान बचा रही थी, जबकि सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप में मौसम अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। हमारा इंतजार बढ़ता जा रहा था और हमारी टीम हमारे सैनिकों के साहस को करीब से सलाम करने के लिए बेसब्र होती जा रही थी। मौसम साफ हुआ तो हम सियाचिन ग्लेशियर के सफर पर निकल गए, लेकिन यह सफर न सिर्फ मुश्किल था बल्कि बेहद खतरनाक और डरावना भी था। थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको सियाचिन के सबसे दुर्गम स्थान की यात्रा पर ले चलेंगे।